नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं 18 फरवरी को। बहुत कम समय बचा हुआ है और अब अगला सवाल यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार किसको बनाएगी। अब किसको बनाएगी उसको लेकर जो सिलेक्शन पैनल है वो तो ऐसा है जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही नहीं, सरकार के ही लोग हैं, सरकार के ही नुमाइंदे हैं जो कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। यानी कि कितना इंडिपेंडेंट वो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी वजह से कई पिटिशंस दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा कि पिछले साल जब सरकार ने अचानक से कानून बदल दिया था अनूप बरनवाल के केस में, बिल्कुल साफ साफ ये कहा था कि चुनाव आयोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और सरकार का उसमें दखलंदाजी या डोमिनेंट रोल नहीं होना चाहिए। तो उठाकर सरकार ने अचानक से नियम ही बदल दिया और सेक्शन 7(1) जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि ये जो विधायिका बनाम जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको लेकर ये पूरा मामला टिका रहेगा। उन्होंने बिल्कुल जो साफ शब्दों में यही कहा कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो विधायिका की जो ताकत है बनाम जो कोर्ट का ओपिनियन है, उसको लेकर ये पूरा केस होगा। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 18 फरवरी के पहले सुप्रीम कोर्ट क्या उस नियम को बिल्कुल निरस्त करेगा, उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, या फिर ये इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालेगा। इसमें क्या कुछ हो सकता है। इस समय हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज जुड़ रही हैं। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है, कल तो आप कोर्ट में मौजूद थी जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी और जस्टिस सूर्यकांत ने इसको लेकर क्या कहा कि ये लेजिस्लेटिव पावर्स वर्सेस कोर्ट्स ओपिनियन का पूरा मामला है। इससे क्या लगता है आपको, कोई उम्मीद लगती है कि क्या वाकई में इस जो अमेंडमेंट किया गया था या जो कानून लाया गया था स्टैट्यूटरी लॉ, उसको क्या निरस्त कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट? देखिए नीलू, सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि अगर चुनावी लोकतंत्र में हम देखें तो जो चुनावी प्रक्रिया में जो रेफरी हैं, जो जिनका काम है कि चुनाव सही से हो, चुनाव में कोई गड़बड़ियां ना हो, वो जो है वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है। और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो चयन होना चाहिए वो बिल्कुल जायज बात है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंसिकल बात है कि वो कोई एक पार्टी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर हम आप और हम मैच खेल रहे हैं और जो रेफरी हैं वो मैं ही तय कर दूंगी तो फिर उस मैच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यही जो पूरी चर्चा है, ये चर्चाएं हुई थी और अनूप बरनवाल केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, जो भी चयन करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का, उन्हें किसी एक पार्टी के नहीं होना चाहिए। तो जब एग्जीक्यूटिव ये रोल प्ले करता है, रूलिंग पार्टी ये रोल प्ले करती है, तो ये सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जब तक सही कानून बन नहीं जाता, जब तक कानून नहीं बनता इस मुद्दे पर, तब तक एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तय कर देते हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जिससे कि ये तीन लोग एक निष्पक्ष तरीके के इलेक्शन कमिश्नर को का चयन कर सकें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके लेटर और स्पिरिट के अगेंस्ट जाते हुए एक कानून ले आए हैं वो थ्रू द पार्लियामेंट, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का जो चयन होगा उसकी सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, उन्हीं के एक मिनिस्टर होंगे रूलिंग पार्टी के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये तो 2:1 हो गए। तो प्रधानमंत्री और जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो बैठे थे पिछली बार, तो उन दोनों ने मिलकर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक वोट थी, तो 2 वोटों से उन्होंने चयन किया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो गई है इस कानून के तहत, इससे चैलेंज किया गया है कि देखिए,
ये जो मामला है ये इलेक्शन कमीशन का है, जिसका काम है कि वो चुनाव हमारे देश में सही से करा सकें, किसी पार्टी के बायस में नहीं हो वो। तो अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसी के जजमेंट के खिलाफ ये कानून आया है, इसलिए इसे चैलेंज किया गया है। ये तो हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि लोकतंत्र है हमारा देश। तो लोकतंत्र में तो जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर हम ये कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि एक प्रिपॉन्डरेंस ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव रूलिंग पार्टी नहीं हो सकता और उसके बावजूद भी ये किया जाएगा, तो ये मामला बहुत ही संगीन है। और कल कोर्ट में जब जजेस के सामने इसकी मेंशनिंग हुई कि इसे आप तुरंत सुन लीजिए, क्योंकि 18 फरवरी को, जैसा आपने कहा, रिटायर हो रहे हैं मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, तो कोर्ट ने कहा कि हम 4 फरवरी को इस मामले को सुन रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि देखिए, इसके अंदर सीधा मामला, जब हम मामले को सुनेंगे तो उसमें हमें समय लगेगा थोड़ा। तो कोर्ट जजेस को, लॉयर्स ने ये भी कहा कि इसमें तो 20 मिनट में हम अपनी बात रख सकते हैं आपके सामने। मैं तो ये भी कहूंगी कि कुछ ज्यादा समय भी लगे, लेकिन इसको बहुत अर्जेंट बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को उठाना की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट को बहुत क्लियरली इसमें मैसेज भेजना होगा और इस लॉ को स्ट्राइक डाउन करना होगा, क्योंकि बहुत ही ये ब्लेटेंट बात हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह भी दिया कि इस तरीके की कमेटी की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में, वैसी ही कमेटी जो है सरकार ने बना दी है इस कानून के तहत। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस दिन राजीव कुमार ने दिल्ली चुनाव को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे वो वोटर टर्नआउट डेटा हो या वोटर लिस्ट में डिलीशंस हो या फिर जो रूल 93A जो बदला गया उसकी बात हो, इलेक्शन कॉन्डक्ट रूल्स की, उनके हिसाब से तो कोई कुछ गड़बड़ी थी ही नहीं। और उल्टा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए भी नजर आए थे। तो क्या कहेंगे अब ऐसे में, और सुप्रीम कोर्ट इन बातों का संज्ञान लेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत ज्यादा कियोस होगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, और इसलिए उन्होंने उस समय स्टे नहीं डाला। तो अब अगर उसी रवैये को सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें और वो कंटिन्यू करेगा, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये में वाकई में कुछ बदलाव आप देखेंगी? देखिए, पहली चीज तो ये है कि नीलू, जो आपने अंत में बात कही, मैं पहले उसी से शुरू करती हूँ। समय अलग होता है। उस समय पर सरकार जो है इस कानून को टुवर्ड्स द एंड लेके आई थी, जब चुनाव बिल्कुल सर पे थे। और उस समय पे जब चैलेंज उठाया गया और कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी, तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, अब तो चुनाव बिल्कुल सामने है, सर पे खड़े हैं। इस समय पे अगर हम चुनाव आयुक्त को ही कह देंगे कि ये सही नहीं है, इनकी चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ है, या इस कानून पे हम स्टे करेंगे, तो पूरे देश में केओस का माहौल बन सकता है। आज तो वो बात नहीं है। आज तो हमारा ऑलरेडी चुनाव हो चुका है, जनरल इलेक्शंस तो हो चुके हैं, आगे स्टेट इलेक्शंस होने हैं, बट ऐसा कोई जनरल इलेक्शन सर पे नहीं खड़ा है। तो मुझे लगता है कि समय वो नहीं है जिस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम इस बात को सुनेंगे और अगर हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे, इस कानून को स्टे कर देंगे, उस समय पर उन्होंने कहा था। तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इस बार इसको सुनेंगे केस को, और बहुत जरूरी है कि इस केस को नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले ही सुना जाए। क्योंकि आप ये देखिए कि क्या होता है जब एक अपॉइंटमेंट हो जाती है और इस तरह के सवालों के ऊपर कोई फाइनल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट नहीं आता, तो जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उन पर बहुत सवाल उठते हैं। और ये इट्स वेरी अनहेल्दी इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो रोल है इनका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमिश्नर का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू होप दैट सुप्रीम कोर्ट इस बार वो इसकी हियरिंग करें, सही से करें, हियरिंग टाइम से करें, और तारीख पे तारीख का मामला ना हो, इसको सुन लिया जाए तुरंत, और इम्पोर्टेंट ये केस है, इसको तुरंत इसमें फिर जजमेंट भी आए। और आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जहां तक आपने कहा कि हमारे जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैंने भी उसके कई अंश सुने थे। उन्होंने बहुत
शेरो शायरी के अंदाज में अपनी बात भी रखी और उन्होंने कहा कि सब कुछ बढ़िया है। बेसिकली उनका ये कहना था कि भाई लोग सवाल कर रहे हैं, शक का कोई इलाज नहीं है, और ऐसी उन्होंने बातें करी। मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है। आप ये देखिए, हम लोकतंत्र हैं, हम कोई तानाशाही नहीं है, हम कोई एक फ्यूडल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। हमारे पास अधिकार है, संविधान ने दिया है वो अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है सूचना का अधिकार। लोगों ने वोटर टर्नआउट डेटा, क्योंकि बार बार एक चिंता का विषय रहा है वोटर टर्नआउट। आप ये देखिए 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट ही देना बंद कर दिया। मतलब फेज में, ये तो बिल्कुल मौलिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है। आप और मैं जाके वोट करते हैं, हमें क्या अधिकार नहीं है ये जानने का कि कितने लोग गए वोट करने के लिए? इतनी सिंपल इंफॉर्मेशन है। क्यों चाहिए लोगों को ये इंफॉर्मेशन? क्योंकि पहले तो ये इंफॉर्मेशन दी नहीं जा रही। 2024 में एब्सोल्यूट नंबर दिया नहीं, परसेंटेज दिया कि भाई इतने लोग आए थे वोट करने के लिए, फिर वो परसेंटेज इतना बढ़ गया, 6% बढ़ गया। अरे कैसे बढ़ा वो? तो लोगों के मन में सवाल तो उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ धांधली हो रही है कहीं पर। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, और लोग सवाल केवल उठा के छोड़ नहीं दे रहे, वो सूचना मांग रहे हैं, फॉर्म 17C मांग रहे हैं। फॉर्म 17C में लिखा जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखते हैं कि कितने लोग वोट करने के लिए आए थे। तो अगर लोगों को ये सूचना मिल जाए तो लोगों की शक खुद ही खत्म हो जाएगा। इस शक का इलाज है, मैं ये कह रही हूं। जो वो हमें कल कह रहे थे, उस दिन कह रहे थे, ऐसा नहीं है, शक का इलाज नहीं है, सीधा इलाज है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो पेपर सामने रख दे, लोग देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये कहना कि नहीं नहीं आप लोग मत देखिए, मैंने खुद मई 2024 में एप्लीकेशन लगाई नीलू कि मुझे फॉर्म 17C के फॉर्म दीजिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। आज आप देखिए हम जनवरी 2025 में बैठे हैं, 8 महीने होने वाले हैं, आज और आज तक तक मुझे वो फॉर्म नहीं मिला। इसी तरह से हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने देश में मांगे, फॉर्म ही नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन। तो क्यों नहीं दे रही है इलेक्शन कमीशन? भाई अगर कुछ धांधली नहीं हुई तो लोगों को यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन को तो खुशी खुशी सूचना दे देनी चाहिए। अब आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारी तो अपेक्षा ये थी कि वो आके कहेंगे जी हमने सारे फॉर्म डाल दिए वेबसाइट पे। क्या टाइम लगता है, डिजिटल इंडिया में बैठे हैं हम। उनको आके हम प्रेसर में ये कहना चाहिए था मैंने सारे फॉर्म 17C आपके सामने डाल दिए, अब कोई शक नहीं होना चाहिए। बल्कि आके उन्होंने शेरो शायरी करके कहा कि ऐसे ही शक कर रहे हैं लोग, मत करिए, सब ठीक है। भाई आपके कहने से सब ठीक थोड़ी मान लेंगे लोग। जब शक है, सवाल है किसी का, तो आप उनका जवाब दीजिए, और जवाब देने का एक ही तरीका है लोकतंत्र में, आप सूचना दे दीजिए। सूचना नहीं दे रहे हैं। और जो आपने अमेंडमेंट की बात की नीलू, मैं तो कहूंगी कि जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अगर लेगेसी लोग याद करेंगे, उसमें सबसे खराब चीज वो अमेंडमेंट को पाएंगे। क्योंकि वो अमेंडमेंट क्या है? रूल 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ये कहता है कि आप और मैं एज सिटीजन्स जाकर अपने चुनावों की प्रक्रिया के बारे में सूचना ले सकते हैं। फॉर्म 17C ले सकते हैं, अगर कहीं पे वीडियोग्राफी हो रही है हम ले सकते हैं, सीसीटीवी। आपको याद होगा चंडीगढ़ के इलेक्शंस के अंदर किस तरह से वो जो अनिल मासी जो थे, उन्हें पाया गया कि वो वोटों को बदल रहे थे, हेर बदल कर रहे थे कि बीजेपी को जितवाने के लिए। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो कैसे पता चलता लोगों को? तो ये सारी सूचना तो बहुत ही बेसिक है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जब उनके सामने मामला आया कि हमें सूचना ही नहीं मिल रही, उन्होंने कह दिया ये सूचना दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर वो रूल ही बदल दिया। जिस रूल में ये लिखा था कि लोगों को ये सूचनाएं मिलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल तो उनको ये देना चाहिए था, सवाल का जवाब, कि आप क्यों माने, आपने क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो ये रूल बदल दें। उस कानून में जो रूल बदला है उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज चेंजिंग दिस रूल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्शन कमीशन को क्या आफत है?
क्यों नहीं चाहती इलेक्शन कमीशन कि लोगों के पास सूचना हो? अगर आप और हम इलेक्शन कमिश्नर हो और हमारे प्रोसेस पर, इलेक्शन की प्रोसेस पर कोई सवाल उठे, हम क्या करेंगे? हम कहेंगे आप सारी सूचना ले लीजिए, क्यों आपके मन में शक है? सब शक दूर हो जाएगा। उसकी जगह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बैठकर शेरो शायरी करते हुए कह रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, सब बढ़िया है। तो आज क्या हो रहा है? दो चीजें, और दोनों कितनी खतरनाक है हमारे डेमोक्रेसी के लिए नीलू। पहली चीज, इनको चुना कैसे गया? इन्हें, जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने बेसिकली प्रिपॉन्डरेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो ऐसी कमिटी थी जिसमें दो रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे थे, प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर, और केवल एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिनकी भिन्न सोच हो सकती है। 2:1 वोट्स हैं, उसमें उन्हें चुना गया। अब पहली चीज तो वहां पर ही प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज, फिर जब उनसे कोई लोग सूचनाएं मांग रहे हैं तो ये कह रहे नहीं भाई सूचना नहीं देंगे हम। ये तो पूरी तरह से लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को खत्म करने वाली बात है चुनावी प्रक्रिया में। मतलब द ओनली वे टू बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन एन इंस्टीट्यूशन एंड इन ए प्रोसेस, केवल एकमात्र तरीका जो होता है, जो कि लोगों का विश्वास बनाने का होता है किसी भी संस्था में, किसी भी प्रोसेस में, वो होता है पारदर्शिता, इट्स ट्रांसपेरेंसी। और अगर आप कहेंगे हम सूचनाएं नहीं देंगे, तो ये तो आप बिल्कुल खत्म कर रहे हैं लोगों के ट्रस्ट को इन द प्रोसेस। और ये जो मामला है, ये बहुत ही संगीन मामला है। इसमें बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली हियरिंग्स हो, और बिफोर द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को स्ट्राइक डाउन करे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कानून के थ्रू बेसिकली जो पहले से प्रथा चली आ रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है कि जो रूलिंग पार्टी है वो सिलेक्ट करती है, वो खत्म होनी थी। और ये लॉ लाया गया है जिसने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के लेटर और स्पिरिट को ही ध्वस्त कर दिया। नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने कहे अंजलि, लेकिन आज क्या इतिहास सुप्रीम कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट की ये अग्नि परीक्षा को भी उसी तरह से देखेगा कि भाई जुडिशरी का क्या रोल रहा है चुनावी लोकतंत्र को बचाने में? एक ऐसे समय में हम देख रहे हैं जहां पर पूरी चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ऐसे में अगर आज भी जुडिशरी अगर इस पर स्टैंड नहीं लेती है तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, जुडिशरी का रोल तो बहुत क्लियर है लोकतंत्र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर है कि उन्हें अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्हें अपहोल्ड करना है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को। अब ऐसे में इस समय पर जो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इट गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर। वो बिल्कुल केंद्र बिंदु, एक तरह से मैं मानती हूं कि वो हमारे लोकतंत्र में आज उसे छू रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव होने हैं। चुनाव के बेसिस पे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि और जो सरकार है वो बनेगी। और अगर उस समय पर जो रेफरी हैं, जिनका काम है कि सही से काम हो, निष्पक्ष तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, अगर उन्हीं का चयन ठीक नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र, चुनावी लोकतंत्र का क्या होगा? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। और ऑफ कोर्स लोग देखेंगे जुडिशरी किस तरीके से इसमें रूल करती है, क्योंकि अगर जुडिशरी का रवैया ये लगता है कि जुडिशरी कहती है कि नहीं जैसे भी कर लीजिए, तो लोगों को भी ये लगेगा कि हमारे देश में अब अगर चुनावी प्रक्रिया को इस तरीके से ही कराया जाना है तो फिर कितना फेथ हो हमारा लोकतंत्र में, चुनावी लोकतंत्र में, और कितना फेथ हो फिर लोगों का सुप्रीम कोर्ट के भी पावर्स में कि वो एक स्वतंत्र रूप से ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएं, डील करें। तो आई फील दैट द जुडिशरी हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस इन फ्रंट ऑफ इट। और जुडिशरी को मेरी उम्मीद है, एंड आई एम वेरी होपफुल, बिकॉज हमने रिपीटेडली केसेस में देखा है जुडिशरी ने कैसे अपहोल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, चाहे वो जो अनूप बरनवाल केस हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस हो, तमाम केसेस रहे हैं इवन इन रीसेंट ईयर्स जहां पर जुडिशरी ने अपना जो जजमेंट दिया है वो बहुत अच्छा जजमेंट दिया है।
लेकिन इस केस में उन्हें जल्दी भी देना चाहिए जजमेंट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 साल लग गए जजमेंट आने में। जजमेंट बहुत बढ़िया आई, लेकिन 7 साल बाद आई। इससे फिर पूरा जो ढांचा है वो बिगड़ जाता है। तो लेकिन यहाँ पर तो 18 फरवरी की तलवार भी लटकी हुई है कि 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर होंगे और उसी के पहले सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई डिसीजन देना है। तो आप क्या कहेंगी अंत में? मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे कि अंजलि, क्या ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है? बिल्कुल, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है और बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगी, परीक्षा भी है। लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं लोकतंत्र में, क्योंकि जब भी उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, तो सब कोर्ट की ओर ही देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर ही देखते हैं। तो लोगों की नजर जरूर बनी रहेगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस केस में जजमेंट देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर खरे उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को तुरंत सुनेंगे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के पहले सुनेंगे और जजमेंट भी देंगे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी पूरी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कर ही रखी है और उन्होंने अपना जजमेंट सुना ही रखा है। तो फिर अब इस बार बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और इसमें हो सकता है और कि वो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो तुरंत इसमें सुनवाई करके जल्द से जल्द जजमेंट दें। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो ऐसा ही होगा। लेकिन अंजलि, आपको लगता है कि ये एक ऐसा भी मोमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को सरकार ने पलटकर उसमें कानून बदल दिया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है सरकार को बताने की, या फिर सुप्रीम कोर्ट बदला भी लेगा सरकार से कि भाई आपने ये हमारे डिसीजन को आपने सर्कमवेंट किया था, अब हम देखिए क्या कर सकते हैं? तो क्या ये सरकार से बदला लेने का भी एक तरीके से मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये अपॉर्चुनिटी शायद सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं? देखिए, बदले का तो मैं नहीं कुछ कहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना लैंडमार्क जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति जो होनी चाहिए वो एक अनबायस्ड सिलेक्शन कमेटी द्वारा होनी चाहिए, जिसमें कि प्रिपॉन्डरेंस नहीं होनी चाहिए ऑफ द रूलिंग पार्टी। और उसके डायरेक्ट ऑपोजिट लेटर और स्पिरिट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट था उसको उल्लंघन करते हुए सरकार ये कानून लेकर आई है पार्लियामेंट के थ्रू। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है और शायद हम देखें भी, उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सख्त रवैया अपनाएंगे। वरना सवाल ये भी तो उठ जाता है नीलू कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद के ऊपर भी एक सवाल उठ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी सुनवाई करके इतना बड़ा जजमेंट देते हैं और उसके बाद सरकार कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये देखिए, ये रवैया जो है, दिस शुड बी स्टॉप्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सूचना का अधिकार होना चाहिए, कानून आता है सूचना का अधिकार होना चाहिए। जब लोग सूचना मांगते हैं तो सरकार कहती है हम उस कानून को ही बदल देंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है वो कहते हैं हमारे पास सूचना जानने का अधिकार है, फॉर्म 17C का, बाकी सब इलेक्शन पेपर्स का जो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो सरकार कहती है हम उसी को बदल देंगे। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि आप ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो कहते हैं हम कानून ले आएंगे, हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे। तो ये मनमानी का जो दौर चल रहा है और ये जो आसान कि भाई हमारे पास नंबर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता, एक गणतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। तो ये भी बताने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र में हम गणतंत्र हैं, एक हमारे संविधान है, उसके दायरे में सब कुछ होना है। और अगर सरकार मनमानी करती है तो सुप्रीम कोर्ट का ये काम है, ये उनका कर्तव्य है कि वो सरकार को ये चेतावनी भी दे और वो जब इस तरीके का काम करें तो उसे स्ट्राइक डाउन भी करें। और उम्मीद में करती हूं कि ये हो। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।